ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज़। वालेकुम अस्सलाम। सर आवाज़ आ रही है। जी बासित, जी बासित को मेरी आवाज़ आ रही है? जी बासित, जी सर, आ रही है सर। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ। आज का जो सेक्शन है हमारा, ये एम्बेडेड सिस्टम बूट प्रोसेस का एक रिफ्रेशर है। और आज की क्लास जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। थोड़ा सा हम लेकिन डिस्कशन जो है वो कर सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम बूट प्रोसेस, जबकि जनरल कंप्यूटर सिस्टम जो है जैसे लैपटॉप है या मोबाइल फ़ोन है, उसके बारे में तो हम जानते हैं कि जैसे हम उसको ऑन करते हैं तो उसमें कुछ जो है वो उसका एक प्रोसेस है जिसके तहत वो जो है यूज़र इंटरफेस जो है वो आता है। इसी तरीके से एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, इनके अंदर भी अभी तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं की है। हम सिर्फ इमेज की बात की है, यानी जो इमेज बनता है। सो द फर्स्ट थिंग इज द बूटस्ट्रैप और सिस्टम बूट लोडर। इसमें हम थोड़ा ऐसा ऐसा डिटेल में देखेंगे कि कैसे ये प्रोसेस है और कैसे जो इमेज है वो किस तरीके से जो सिस्टम जो एम्बेडेड सिस्टम है उसमें वो लोड होता है और उसके बाद फिर वो अपना ऑपरेशन यानी टास्क जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है। So bootloader's main job is to initialize the hardware components and to prepare the loading of the ELF object. This is primarily executable and linking format, the standard format of the file, जो कि हमने embedded system में कॉपी किया हुआ है। आपने जो है वो Android IDE Arduino IDE यूज़ की होगी, जिसमें आपने आर्डिनो जो है उसमें प्रोग्राम जो है वो डाउनलोड करके उसको चला के देखा होगा। तो इसी तरीके से ये जो एग्जीक्यूटेबल लिंकिंग फॉर्मेट है जिसको प्राइमरली सेव कर दिया जाता है जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी हम जिसको कहते हैं उसके अंदर एम्बेडेड सिस्टम में। सो it prepares a loading path for the ELF object by initializing the devices such as the timers and the serial network interfaces. ये अब हम embedded system की बात कर रहे हैं। Prepare the storage room for the object by initializing the memory controller and memory chips, and prepares a running environment by initializing the interrupt controller and installing the default interrupt service routines. ये इसके 3 स्टेप्स हैं जिसमें ये जो लोडर है प्राइमरली वर्क करता है। सो स्पेशलाइज्ड देयर आर आल्सो स्पेशलाइज्ड बूट लोडर्स, दे मॉनिटर फॉर एग्जांपल मॉनिटर इज अ बूट लोडर दैट फर्दर अलाउज ए डेवलपर टू डिबग द टारगेट सिस्टम एट रन टाइम। हमें ये मालूम है कि जब हम एक एम्बेडेड सिस्टम बनाते हैं तो हम उसमें से डिबगिंग जो रूटीन्स है ना वो रिमूव कर देते हैं। तो प्राइमरीली जो एग्जीक्यूटेबल कोड होता है जिसको इमेज फॉर्मेट में हम एम्बेडेड सिस्टम के अंदर कॉपी करते हैं उसमें डिबगर जो ऑप्शंस हैं वो नहीं होते। लेकिन अगर हमने डिबगर ऑप्शंस जो हैं उनके साथ भी ताकि सिस्टम की डिबगिंग होती है जो आमतौर पे होस्ट पे होती है, तो उस सूरत में जो मॉनिटर जो एप्लीकेशन है प्राइमरीली बूट लोडर का सुपर सेट है जिसमें डिबगिंग जो है वो शामिल होती है। तो वो होस्ट सिस्टम पे आमतौर पे परफॉर्म किया जाता है। और उसके बाद जो टारगेट सिस्टम है अगर उसके ऊपर भी हम डिबगिंग की इंफॉर्मेशन डालें तो उसमें फिर टारगेट जो है वो इमुलेटर यानी हार्डवेयर इमुलेटर होता है। कहने का मकसद ये है कि चूंकि टारगेट सिस्टम जो है वो हार्डवेयर वाइज इतना रिच नहीं होता एम्बेडेड सिस्टम के केस में, कि डिबगिंग रूटीन्स जो है वो भी इंक्लूड करके तो जो
पूरा इमेज बने वो आमतौर पर उसकी मेमोरी से ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है वो स्पेशलाइज सिस्टम जो है उन पे जो है वो प्राइमरीली जो डिबगिंग रूटीन्स है ना उनको चला के देखा जाता है। सो द मॉनिटर अलाउज टू रीसेट द एम्बेडेड सिस्टम, access system registers or memory locations, and setting and clearing break points। क्योंकि जब डिबगिंग हो रही होती है वी कैन इनेबल द ब्रेक पॉइंट्स कि कहाँ तक जो प्रोग्राम है वो रन हो और वहाँ जाकर रुक जाए, ताकि हम जो रजिस्टर के जो वैल्यूज हैं उनको देख सकें। एंड आल्सो द स्टेपिंग थ्रू इंस्ट्रक्शन, दैट मीन एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप, यानी वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम। अगर सी लैंग्वेज के थ्रू कर रहे हैं देन वो जो उसकी आगे डिकम्पोजिशन होगी या जो सब रूटीन्स कॉल होंगी उनके तक भी जाता है। अब हम आगे जाते हैं। आल्सो सम स्पेशलाइज्ड बूट लोडर्स आर प्राइमरीली यूज्ड इन रिलीज्ड प्रोडक्ट्स। Some bootloaders upon system reset are directed to load the software that is user application from EPROM। ये तो उस सूरत में है अगर सिस्टम प्रोडक्शन में चला जाता है, क्योंकि जब सिस्टम प्रोडक्शन में चला जाएगा तो अब वो सिर्फ टारगेट सिस्टम ही होगा, यानी होस्ट सिस्टम से उसकी कनेक्शन नहीं है। तो इस सूरत में ऑब्वियसली जो हमारा प्रोग्राम है उसको एम्बेडेड सिस्टम के अंदर रीड ओनली मेमोरी में होना चाहिए। So there are multiple interfaces available on the embedded system के how this thing is copied from EPROM to the read-write memory। तो इसमें जो है the I2C and SPI bootloader is designed to allow the easy upgrade। Also there is an upgrade options, अगर हम जो है वो जो ROM में हमारा प्रोग्राम है उसको हम अपडेट कर सकें। अच्छा, कुछ एडवांस सिस्टम है जिनमें जो हम इन यानी रनिंग में भी अपग्रेड कर सकते हैं। उसमें रीड ओनली मेमोरी जो है वो दो हिस्सों में या दो रीड ओनली मेमोरीज होती है, एक जो रनिंग है और एक जो कि स्टैंड बाई मोड में। तो एक को अपग्रेड करते हैं और उसके बाद वो स्विच हो जाता है। आल्सो देयर आर नेटवर्क बेस्ड बूट लोडर, जो कि नेटवर्क के ऊपर मौजूद किसी सॉफ्टवेयर को जो है वो प्राइमरली they are mostly used in automotive industry, and they also can upgrade in field upgrade over the network bus to fix the bugs। और ये एक एग्जांपल उन्होंने दी है। So there are possible ways कि how we can primarily bootloader can use the software which is in the read-only memory or which is available on the network। Then there is a graphical representation of the speed system boot process। आप देखेंगे बहुत सिंपल सा है, इसमें दो तीन स्टेप ही है। सो एग्जीक्यूट द रीसेट वेक्टर, जैसे रीसेट बटन प्रेस होगा या सिस्टम ऑन होगा, देन एग्जीक्यूट द बूट लोडर, देन इनिशियलाइज which primarily initialize the hardware, and then after hardware initializing it then copy the or download the actual image। और इस इमेज में ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, एप्लीकेशन भी हो सकती है, क्योंकि सिस्टम जो अब रेडी हो चुका है ना, जस्ट उसके ऊपर जो है वो इमेज आना है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एनवायरनमेंट होती है जो यूजर एप्लीकेशन को फैसिलिटेट करती है एग्जीक्यूशन के लिए। ओके, सो इन केस ऑफ नो देन डाउनलोड ऑब्जेक्ट जो है फ्रॉम होस्ट टू रैम। अगर फॉर एग्जांपल जो है वो रीड ओनली मेमोरी में मौजूद नहीं है तो फिर होस्ट से डाउनलोड करें। अगर होस्ट आमतौर पे जब ये सिस्टम डेवलपमेंट में होता है और टेस्टिंग में हो रहा होता है तो उस वक्त ये वाली जो पाथ है ये चलता है, लेकिन जब सिस्टम ऑपरेशन में होता है तो ये वाला पाथ नहीं होता, फिर जो है वो ऑब्जेक्ट रीड ओनली मेमोरी से कॉपी होता है। और अगर वो कंप्रेस्ड है तो फिर उसको डीकम्प्रेस करेंगे, अगर कंप्रेस नहीं है तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। देन क्रिएट द एग्जीक्यूटेबल इमेज इन रैम, क्योंकि हमें मालूम है कि रैम के अंदर प्रोग्राम और कोड होता है जिसमें कोड और डेटा होता है, जब वहाँ से प्राइमरीली एग्जीक्यूशन होती है और एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। इसको एक दफ़ा थोड़ा रिपीट करना चाहूँगा कि सिस्टम बूट प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेनेवर सिस्टम पावर ऑन और रीसेट, देन boot loader primarily prepare the hardware and then it download and copy the object which is primarily the image, जो कि एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, and then it start executing on the target system। टारगेट सिस्टम कौन सा? एम्बेडेड। अगर होस्ट की बात करें, अगर फॉर एग्जांपल हम सिमुलेशन एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो
तो फिर ये सारी चीज़ें होस्ट पे हो रही होंगी। बाज़ दफ़ा होस्ट के साथ जो है वो हम लिंक कर देते हैं टारगेट को। तो इस सूरत में चूँकि सारी डेवलपमेंट होस्ट पे हो रही होती है, तो होस्ट पे जो भी चेंजेज़ होती हैं वो फिर हमें टारगेट पे डाउनलोड करनी होती है। तो इस सूरत में हम अवॉइड करते हैं कि हम रीड ओनली मेमोरी में कॉपी करें, उसके बाद रीसेट करें और ये सारा प्रोसेस चले। हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो है वो होस्ट से टारगेट पे कॉपी कर देते हैं और उसका जो है वो सॉफ्ट रीसेट जो है वो क्या कहते हैं सॉफ्ट रीसेट कर देते हैं, जिससे वो प्राइमरीली एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। Okay, now the second step is the system boot process. Upon reset of an embedded system, ये जो अभी हम पढ़ रहे थे उसी को थोड़ा सा लिखा था. Microprocessor directed by the instruction as its reset vector starts to run the bootloader. Then after minimum hardware initialization, the system bootloader come to a decision point where it may follow a specific scanning sequence to locate the object file, executable and linking object. Then at a target board पे अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल एवोल्यूशन बोर्ड है, इसमें डेवलपमेंट बोर्ड भी हो सकते हैं, may have jumper pins that allow the developer to use the jumper to control which memory chip the bootloader uses to detect and download the embedded software upon system reset. ये पुराने सिस्टम्स में है. अभी मैं देख रहा था आर्डिनो और जो ये है ESP है, उसमें अब जो है ये जंपर्स जो है ये अब अवेलेबल नहीं है. ये डायरेक्ट ही उन्होंने जो सीक्वेंस दे दिया है आर्डिनो IDE से या जो भी डेवलपमेंट टूल चेन है उससे वो डायरेक्टली लिंक कर जाता है. ओके, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेडली, ये वो जो मैं बात कर रहा था कि जो टारगेट बोर्ड है उसके ऊपर उसको रिपीटेडली प्रोग्राम करने की बजाय डायरेक्ट होस्ट से या नेटवर्क से जो है वो ऑब्जेक्ट को कॉपी कर दिया जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है, उसमें चेंजेस आ रही हैं, फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रही हैं. तो okay, once the embedded software is finalized and ready for performance testing, then the bootloader can set up to load the object from the read-only memory or non-volatile memory on board. तो जब एक दफ़ा टेस्टिंग मुकम्मल हो जाए, रिलीज तैयार हो जाए, प्रोडक्ट रेडी हो जाए, तो उस सूरत में फिर उसको कॉपी कर देते हैं. ये जो नॉर्मल प्रैक्टिस है. लेकिन ऑटोमोटिव या कार के केस में आपने देखा था कि देयर इज आल्सो ए नेटवर्क बेस्ड जो है वो मैकेनिज्म, खास तौर पे अपग्रेड करने का फर्मवेयर को चेक करने का कि फर्मवेयर जो है वो अप टू डेट है. Okay, from host node point of view, there are the serial interface and also the network interface. आमतौर पे अब USB ही यूज हो रहा है. अगर आपने देखा होगा कि आर्डिनो जो है वो आमतौर पे ऐसा USB केबल जो प्रिंटर पोर्ट प्राइमरली यूज कर रहा होता है, और ESP में अगर आपने देखा होगा कि जो है वो माइक्रो जो USB है वो यूज कर रहे होते हैं. सिमिलरली देयर इज आल्सो नेटवर्क इंटरफेस इन विच द जो है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड. आल्सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द सिक्योरिटी यानी सिक्योर FTP, but mostly the TFTP, that mean the non-secure FTP is used, क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि इट इज अ सिक्योर नेटवर्क, फिजिकली सिक्योर नेटवर्क. प्रिपेयर द एम्बेडेड सॉफ्टवेयर फॉर एग्जीक्यूशन. ये कंप्रेस्ड जो है उसकी बात हो रही है कि इन केस द ऑब्जेक्ट द इमेज इज इन कंप्रेस्ड फॉर्म, देन इट हैज टू बी डीकंप्रेस्ड. एडवांस सिस्टम में ये फैसिलिटी है. मैंने देखा है कि जो सिंपल लो कॉस्ट सिस्टम है उनमें ये कंप्रेशन और डीकंप्रेशन की जो मैकेनिज्म है ये नहीं होता, लेकिन जो FPGA किट्स है उनमें मैंने देखा है कि उसमें ये ऑप्शन जो है वो मौजूद है. देन प्रिपेयर द एम्बेडेड सॉफ्टवेयर फॉर एग्जीक्यूशन. ये थोड़ा सा ज़रा डिटेल्ड है. अगर हम देखें लास्ट जो हमने वो कुछ स्किप किए थी स्लाइड्स लास्ट लेक्चर में, अगर मैं आगे ले जाऊं तो ये प्राइमरीली जो ELF जो फाइल है उसका ये व्यू है. अगर आप देखें तो ये इतना मुश्किल यानी व्यू नहीं है, जिसके अंदर कुछ प्रोग्राम सेगमेंट में लिखे हुए हैं और इसी तरीके से हेडर है जैसे C लैंग्वेज होती है, और हेडर के अंदर डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन है ये दी गई है. अब ये जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है ना, इसकी थोड़ी सी डिटेल जो है ना वो बताएगा. ठीक है, थोड़ी सी डिटेल बताएगा ये इसमें. ओके, सो क्रिएट द एग्जीक्यूटेबल इमेज. अब इसमें देखिए कि देयर इज ए .txt सेक्शन
there is a data section, there is .ro data section, and there is .gss section. अगर हम इनकी डिटेल जानना चाहें तो we can go to the standard book and find the details. But these are the sections which are available inside the ELF object, जिनके different purposes हैं. So the figure 2.4, ये जो figure हमने right side में देख रहे हैं, show the execution view of ELF where it is optional to have a section header. Section header optional. In this view, an object file is set of the segments described by a program header table and is meaningful only for executable in shared object. Okay, as the file system creates a process image from an object file, a file segment is then logically copied and mapped into the virtual memory to form a memory segment. इसकी मजीद डिटेल है कि मुख्तलिफ जो सेक्शंस है वो क्या, हम इनमें अभी नहीं जाना चाह रहे. जब हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे और उसके अंदर जब हम ये फाइल बनाएंगे ना, उसमें हम जो है वो थोड़ा सा इस चीज़ को देखेंगे. सिर्फ एक चीज़ जो है वो हम देखना चाहेंगे, वो ये कि जब एक दफ़ा ये लोड हो जाएगा तो एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी. जब एक दफ़ा ये लोड हो जाएगा, ये सारी डिटेल्स उसी की आ रही है. वो जो ELF फाइल है ना, उसके अंदर जो मुख्तलिफ हेडर्स हैं. ओके, ये लास्ट स्लाइड है हमारे इस सेक्शन की और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहेंगे क्योंकि ये केस स्टडी है. अच्छा, 2 केस स्टडीज इसमें चैप्टर 5 में दी है. हमने उसमें से एक ही केस स्टडी सिलेक्ट की है जो कि QNX बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम. अगर हम इसमें देखें तो जब जैसे ही सिस्टम रीसेट होगा जो है वो इसमें उसने बताया कि अगर कोल्ड रीसेट हो तो इनिशियल प्रोग्राम लोड शुरू हो जाएगा. अगर वैसे रीसेट किया है तो फिर इसमें मॉनिटर या बायोस लोडर दोनों ऑप्शन मौजूद है. तो जब प्रोग्राम लोडर इनिशियलाइज हो जाएगा, देन द स्टार्टअप कोड विल रन and then it will primarily load the QNX operating system image and the operating system boot script and then finally the application. अब जो मेमोरी के अंदर जो व्यू होगा, जैसे रीड ओनली मेमोरी है, इसके अंदर अगर आप व्यू देखें तो ये रीसेट वेक्टर्स जो है वो नजर आ रहे हैं. बायोस जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बूटर है, जिसमें वो ये जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स हैं उनकी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम जानते हैं कि देयर आर इंटरप्ट्स जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे कि द एप्लीकेशन इंटरप्ट जो कि यूज़र इंटरप्ट है, उसके बाद OS इंटरप्ट है और OS के बाद हार्डवेयर इंटरप्ट है. तो उनका एक बड़ा नेस्टेड किस्म का इंटरफेस है जो कि, और यहाँ पे चूँकि इसके अपने प्राइमरीली इंटरप्ट्स हैं तो वो बायोस जो बूटर है उसको. देन इनिशियल प्रोग्राम लोडर, ये जो रीड ओनली मेमोरी की कंपोजिशन है. एंड देन द स्टार्टअप, और स्टार्टअप में अगर आप देखें तो ये प्राइमरीली QNX इमेज है और QNX इमेज के अंदर कंप्रेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके जो 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 स्क्रिप्ट्स हैं और उसके अंदर जो है वो एप्लीकेशन है. तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसेस है वो रीसेट का है, जिसके बाद बूट लोडर जो है ये टेक ओवर करेगा. देन इनिशियल प्रोग्राम लोडर जो है ये प्राइमरीली जो उसकी रीड राइट मेमोरी है उसमें कॉपी होगा. उसके बाद स्टार्टअप कॉपी होगा. उसके बाद जो 5A जो है, इसमें देखिए इसमें मुख्तलिफ जो है जो OS इमेज और उसकी एप्लीकेशन, और उसके बाद उसको ये कंप्रेस्ड इमेज है तो उसको फिर अनकम्प्रेस करेगा. ठीक है, और उसके बाद जो है वो देन स्टार्टअप और उसके बाद आगे. अब देखिए इसमें जो है वो एक 4B भी बनाया हुआ है कि इन केस जो है वो प्राइमरीली हमारे पास जो है वो अगर जो है वो होस्ट से यानी सीरियल डाउनलोड से अगर जो है, तो इस सूरत में जो कंप्रेस्ड इमेज जब रीड राइट मेमोरी में आएगा तो वो फिर अनकम्प्रेस है. और फाइनल इमेज जो हमारे पास 6 है, उसमें अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन दे स्टार्ट प्राइमरीली रनिंग. तो यहाँ तक जो सिस्टम है ये प्राइमरीली इस वर्किंग सिस्टम को वर्किंग में ले आएगा और फिर जो है वो हमारे पास जो है वो एक सिस्टम QNX बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम रियल टाइम में जो है वो अवेलेबल होगा, दैट इज रनिंग द एप्लीकेशन, यूजर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये चीज़ जो है ये हम जब तीसरे फेज में पहुंचेंगे अपने कोर्स के तो उस वक्त कर रहे होंगे. अब ये हमारा जो सेक्शन है, ये एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है
जिसमें जो इस किताब है इसके 5 चैप्टर्स जो है ये हमने कवर किए हैं। इसके बाद जो है हम यूएमएल की तरफ जाएंगे, यूनिफाइड जो लैंग्वेज है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, और उसके बाद जो है वो फिर हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। मैं आप लोगों के जो नाम है वो नोट कर लूँ ताकि अटेंडेंस जो है ना वो फिर लगानी होती है। जी, कुछ स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ जैसे वहाब है, शायद ये आज पहले इनकी क्लास है। जी वहाब, आपसे ही शुरू कर लेते हैं। वकास कुछ कहना चाह रहे हो? ओके बेटा वकास आप बोलिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक चीज़ तो ये पूछनी थी पेपर के हवाले से कि जैसे अभी हम जितनी भी स्लाइड देख रहे हैं वो मोस्टली ज़्यादातर पॉइंट्स बेस्ड चल रही थी, अभी जैसे पीछे भी, या जैसे डायग्राम बेस्ड चल रही है, ये सिनेरियो बेस्ड। तो मुझे ये पूछना था कि जो पेपर में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, हमें इन डायग्राम्स को ही एक्सप्लेन करना होगा, कुछ सिनेरियो बेस्ड टाइप क्वेश्चंस आ रहे होंगे, या जैसे क्योंकि मोस्टली अभी यही है कि ऑनलाइन चलेगा, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि इस बार इस वजह से कब वापस ओपन होता है, तो क्या एमसीक्यूज बेस्ड टाइप पेपर आएंगे? मुझे इस तरह की ये चीज़ पूछनी थी। वकास आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपका सवाल का जवाब मैं डिटेल से देना चाहूँगा। पहले तो मैं वकास का सवाल रिपीट करना चाहूँगा। वकास ये कह रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लियर कर दीजिए कि जो है वो प्राइमरली हमें कि क्या करना क्या होगा, क्या पॉइंट बाय पॉइंट हमें करना है, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली मैं भी इस चीज़ को फील कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमें चैलेंज दरपेश है वो ये है कि ये जो सब्जेक्ट है ये 3 मुख्तलिफ डायमेंशन से हमें देखना है। पहले तो रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम के हवाले से देखना है, क्योंकि हमने यही सोच के ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया था कि रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम ही हम इसको पढ़ाएंगे। इसके बाद चूँकि रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि विजिटिंग फैकल्टी और जो यूनिवर्सिटी फैकल्टी है उसका थोड़ा सा डिसीजन थोड़ा डिले हो रहा है, तो डिसाइड ये किया गया कि जो एग्जिस्टिंग फैकल्टी है उसको ही प्राइमरीली इन्वॉल्व किया जाए। तो ग्रेजुएट स्कूल ने फिर हमसे रिक्वेस्ट की, तो हमने ठीक है जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं उनमें जो है हम एम्बेडेड सिस्टम को ही पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें जो कम्युनिकेशन की साइड है और जो सिग्नल प्रोसेसिंग की साइड है और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की साइड है उसको भी थोड़ा जो है वो फोकस करेंगे, ख़ास तौर पे उस कॉन्टेक्स्ट में जब जो है वो स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन होगी और स्टूडेंट के लिए हम टॉपिक्स जो है वो आइसोलेट करेंगे। कोई ये मिड टर्म में भी हो सकता है और इसी तरीके से ये हो सकता है फाइनल में भी, कि हम एक क्वेश्चन जो कि 1/3 या एक अच्छी यानी मार्क्स का हो वो हम कंसंट्रेशन बेस्ड दे दें। जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट एम्बेडेड में इनरोल्ड है उनके लिए जो है वो एक एम्बेडेड का हो क्वेश्चन, और उसमें दूसरा एक क्वेश्चन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हो, और एक क्वेश्चन जो है वो कम्युनिकेशन और सिग्नल प्रोसेसिंग के हवाले से हो। तो एक तो ये आपके सवाल का जवाब है। आपके सवाल का जो दूसरा जवाब है वो ये है कि एमसीक्यूज जो है उसमें हम कोशिश करेंगे कि स्लाइड्स जो है उसी के अंदर रहे। इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि जो स्लाइड्स हैं अगर आपने एक दफ़ा अच्छे अंदाज से जो है वो रिव्यू की हुई है और आपको अंडरस्टैंडिंग है तो एमसीक्यूज में आपको इशू नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ इसमें अगर आप देखिए तो जो इंटरप्ट्स हैं वो हम किस प्रेफर कब करेंगे, जब डिवाइसेस की तादाद ज़्यादा होगी, जब प्रायोरिटीज़ इन्वॉल्व होंगी। तो ये एक अगर आपने इस स्लाइड से समझ लिया है, और ये एक एमसीक्यूज में मैं आपको देता हूँ कि इंटरप्ट्स की कंसिडरेशन कब होगी और ये 4 ऑप्शन है, तो आप उसमें से एक बेहतर ऑप्शन सेलेक्ट करने के काबिल हैं। दूसरा जो सवाल उन्होंने किया है जो मेरे जहन में भी था और मैं समझता हूँ कि इन्होंने शायद मेरा जहन रीड कर लिया है, वो ये है कि मैं ये चाहूँगा कि इसमें ये डायग्राम है, इसमें मैं आपसे अगर एक सवाल पूछता हूँ, जैसे जो 5 है प्राइमरी प्रोसेस, 5 प्रोसेस देखिए अगर आप 5.1 से लेके 5.4 और 5 अगर मैं आपसे ये डायग्राम दे के कहता हूँ कि इसमें जो 5 है सेक्शन
उसको आप अपने अल्फाज में लिखें। तो आप उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि जब जो फिफ्थ जब जो इसका जो ये स्टार्ट होगा तो 5.1 में जो पहले रजिस्टर सेव हुए हैं उसके बाद जो है वो 5.2 और 5.3 5.2 जो है वहाँ से स्टेटस रजिस्टर से प्रोसेसर को पता चल गया कि इंटरप्ट डिवाइस ए ने प्राइमरीली जो है वो कम्युनिकेशन करनी है, यानी उसके पास कुछ डेटा है और वो डेटा प्रोसेसर को रीड करना है। तो 5.3 वो रजिस्टर्स हैं जहाँ से वो डेटा प्रोसेसर ने रीड करना है, और 5.4 जो है वो प्राइमरीली वो सेक्शन है जहाँ पे वो प्रोसेसर स्टेटस में वो ये चीज़ें जो है वो रीड करना है। तो इस तरीके से जो पांचवा सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने सिर्फ इस एक सेक्शन को अपने अल्फाज में जो है वो लिख देना। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन भी हो सकता है। बासत का हम क्वेश्चन लेते हैं, बासत ने भी एक क्वेश्चन के लिए पूछा है, वो ये है कि आपको ये ओपन बुक भी जो है वो हम दे सकते हैं। वैसे तो ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा वो ओपन बुक ही होगा, ज़ाहिर है आपके पास अपना कंप्यूटर भी होगा, आपके पास अपना मोबाइल भी होगा, और आप अपने लेकिन चूंकि ये इंडिविजुअल कम्युनिकेशन है ना, तो हम ट्रस्ट करेंगे आप पे कि जो इंडिविजुअल असेसमेंट की वजह से आप अपना जो शेयरिंग का मैकेनिज्म है, स्टूडेंट यानी व्हाट्सएप ग्रुप है, और या इनको आप यूज़ नहीं करेंगे बल्कि आप अपनी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी को करेंगे। तो ये ट्रस्ट ऑब्वियसली होता है, और कोर्सेरा और ये वो जो वेबसाइट्स हैं वो सब जो ऑनलाइन मोड की वेबसाइट्स हैं वो इस चीज़ को करते हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने आपके सवाल का जवाब जो है वो दे दिया है। तो मैं पूछना चाहूँगा जो है वो अ, ये सवाल किसने किया था? वकास ने किया था जो मुझे याद पड़ रहा है। तो वकास जी सर। को आंसर जी सर। जी सर, थैंक यू सर। कॉम्प्रिहेंसिव आंसर देना चाह रहा था ताकि सब लोग समझिए। अब मैं बासित से पूछना चाहूँगा, उन्होंने कोई सवाल करना था। जी बासित, आपकी हम वेट कर रहे हैं, अनम्यूट कर लें अपना माइक और पूछ लें आपने जो सवाल पूछना है। जी बासित, आपका कोई सवाल है? चले वहाब से पूछ लेते हैं। वहाब, आपका कोई सवाल है? सर ये बासित कह रहे हैं अनम्यूट कर दें उनका माइक। बासित जो है उनका माइक अनम्यूट है इस वक्त, वो शायद अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेक करें। मैंने सबके जो है वो अनम्यूट कर दिए, सबके अनम्यूट कर दिए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरे एक तो दो क्वेश्चंस थे। एक ये था कि सर जिस तरह हमारा कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड है, क्योंकि हम ना पावर के स्टूडेंट्स थे, और ज़ाहिर है हमारा मास्टर्स भी पावर में है, और बैचलर के अंदर भी हम एक कोर्स पढ़ते हैं मेरे ख्याल में जो कि ये माइक्रो प्रोसेसर रिलेटेड था। तो उसके हवाले से भी एक ये चीज़ थी, थोड़ी सी क्लैरिटी, कि हम जब रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम वगैरह पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने और एक और कलीग है, हमने एम्बेडेड सिस्टम का जो कोर्स है वो उस तरह से नहीं पढ़ा, यह बिल्कुल बैचलर्स में हमें ऑफर ही नहीं हुआ था, ज़ाहिर है कि पुरानी बात है। एक तो ये सर, और जो दूसरा है वो ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि मैं खुद भी बैरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्योंकि एचईसी की जो गाइडलाइंस थी और हमने जो मिड टर्म्स लिए हैं अभी, अ, वो इस तरह से थे कि मिड टर्म वो असाइनमेंट बेस्ड थे, कि हमने एक असाइनमेंट दिया है, और कॉम्प्रिहेंसिव असाइनमेंट होता है, ज़ाहिर है 20 मार्क्स का होता है हमारा मिड टर्म। तो हमने एक असाइनमेंट दिया और फिर वो स्टूडेंट को टाइम दिया तकरीबन 1 वीक का, और उसने वो असाइनमेंट जो है वो फिर अपलोड किया है, और उसी असाइनमेंट की बेस पे फिर ज़ाहिर है कि असेसमेंट हुई। तो ये भी सर एक हो सकता है एक मेथड। थैंक यू सर। ठीक है बासित, आपका पॉइंट हमने नोट कर लिया है। लेकिन हमदर्द यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइन है ना वो कुछ थोड़ी सी डिफरेंट आती है। मैं थोड़ा आपसे शेयर कर देता हूँ। अंडर ग्रेजुएट की गाइडलाइन है, में भी आप शायद इसको थोड़ा सा उस अंदाज में ना देखें, किस जगह रखी हुई है।
यहाँ नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन एनी हाउ जो गाइडलाइंस हैं वो बाकायदा एक ईमेल की सूरत में आती हैं और उसके बाद जो है वो उनको फॉलो करना पड़ता है। तो हमारा जो मिड टर्म है वो 30 मिनट्स का है जो है, और 30 मार्क्स जो है। मिड टर्म जो है वो 2 आवर्स का है और 30 मार्क्स हैं इसके साथ असाइन का। तो उसमें हम ये सोच रहे हैं कि कुछ इस तरह का पोर्शन रखेंगे कि चूँकि इंडिविजुअल असेसमेंट बेस्ड है, तो हम जिस तरीके से ये आपसे MCQs का एक सेक्शन हो जाएगा, एक ये इमेज हो जाएगा जिसमें आपको कुछ टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन हो जाएगा, इसी तरीके से अपलोड का ऑप्शन भी जो LMS है उसमें मौजूद है। जो भी बेहतर ऑप्शन होगा उसको हम यूज़ करेंगे। मकसद असल में आप लोगों को टफ टाइम देना नहीं है, मकसद जो है वो इस वक्त ये है कि चूँकि ये सिचुएशन थोड़ी सी अनसर्टन है, गवर्नमेंट में भी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन या थोड़ा सा ज़रा या थोड़ा SOP पे थोड़ी सख्ती करने का कल उनका डिसीजन आने की ये चांस है। तो हम किसी चीज़ को मुश्किल नहीं बनाना चाह रहे और ना ही हम कोई स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो कर रहे हैं। हम यानी टीचर पे उन्होंने जो चीज़ें हैं उनको मोस्टली छोड़ दिया है। तो टीचर का बेस्ट जो प्राइमरीली आप हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे लिए मोहतरम है, आपकी ओपिनियन जो है वो हमारे लिए वैल्यू रखता है। तो हम इस चीज़ को भी कंसिडर करेंगे कि क्या चीज़ बेहतर है। साथ साथ हमें ये भी चेक करना है कि जो तालीमी इस्तेदाद है उसकी जांच या जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको हम एक बेहतर अंदाज में जो है वो कर सकें। ऑब्वियसली जो रेगुलर या इन फेस या इन पर्सन जो कम्युनिकेशन होती है, अभी जो सेटअप है उसको टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में ना। अभी चूँकि जो स्टैंडर्ड और गोल्ड स्टैंडर्ड्स जो हैं वो तो इन पर्सन या यूनिवर्सिटी जाके इल्म हासिल करना और इस तरीके से अल्टरनेटिव नहीं है। जो भी होगा मशावरत से करेंगे, लेकिन फैसला ऑब्वियसली हम अंडर द गाइडेंस ऑफ द ग्रेजुएट स्कूल ही करेंगे। हाँ, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का हम ज़रूर, हमारे पास एनालिसिस मौजूद है जो हमारे डिफरेंट चेयरमैन और जो इस ग्रुप में लोग जो कर रहे हैं इस चीज़ को, और वही गाइडलाइंस जो है उनको ऑब्वियसली अप्रूव करने से पहले एक कंसेंसस डेवलप करते हैं। तो इसमें आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मकसद आपको फेल करना हरगिज़ नहीं है। कोई अगर पूछना ठीक है, चाहे थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन आप मेरा भी है। लोग जी पूछे। फरहान बात कर रहा हूं। ये फरहान आप पूछे। तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि सर जैसे अभी यहाँ पे बात भी हो रही थी कि क्योंकि हम लोग का भी बैकग्राउंड इससे रिलेटेड इतना नहीं है। मैं बेसिकली मास्टर्स मेरा नेटवर्क्स के अंदर है और ये जो है बैचलर्स मेरा टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। तो उसके अंदर भी जस्ट हमने एक माइक्रो प्रोसेसर रिलेटेड एक कोर्स पढ़ा। तो मैं ये अगर आप कोई चीज़ रेकमेंड कर दें कि कौन सी चीज़ हमें पढ़नी चाहिए या मज़ीद कुछ इसमें किस तरीके से हम अपनी बेहतरी कर सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है उसमें एक चीज़ तो मैं ऑनेस्टली आपसे शेयर कर दूं कि हमने एम्बेडेड सिस्टम जो है उसको अंडर ग्रेजुएट और जो ग्रेजुएट लेवल है ना उसके मिडल में रखे थे। यानी अंडर ग्रेजुएट से थोड़ा सा ऊपर गए और जो ग्रेजुएट लेवल है ना उससे थोड़ा सा नीचे रहे। कहने का मकसद ये है कि तकरीबन माबैन गए हैं और किताब में से ही सारी चीज़ें ली हैं। बहुत कम चीज़ें जो है वो किसी एक्सटर्नल सोर्स से ली हैं। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि, और बहुत शार्ट चीज़ें यानी ली हैं और तमाम चीज़ों की रिकॉर्डिंग की है ताकि, और रिकॉर्डिंग अवेलेबल भी कर दी है ताकि आप उसको मल्टीपल टाइम देख सकें। और मुझे पता है कि और चीज़ें भी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है और चल रही होती हैं, लेकिन एक कोर्स की जो कमिटमेंट है वो ऑलमोस्ट ये समझिए कि एक वीक में तकरीबन 3 to 4 आवर्स का है टाइम। तो हम तकरीबन 1 घंटे का सेशन करते हैं, उसके बाद आपके पास 2 से 3 घंटे जो है वो इस सब्जेक्ट को देना बढ़ाते हैं। ये चीज़ हमने NED में सीखा थी। उन्होंने हमें, जो चेयरमैन साहब थे उस वक्त शाहिद हफीज़ मिर्ज़ा साहब, उन्होंने हमें बड़े अच्छे अंदाज में इस चीज़ को बताया था कि ये कमिटमेंट है। जब आपने एक सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है तो यू हैव टू सेट असाइड सम टाइम
to primarily give it. हाँ, negotiation करें, आप टीचर्स को अपनी बताएं शॉर्टकमिंग्स और उनके साथ आप कम्युनिकेट करें ताकि वो उम्मीद तादाद है उसको जांचने में उसे आसानी हो। इसमें अच्छी बात यह है कि पेपर बनाने में हमें अब आइडिया हो रहा है कि पेपर हमें बनाना हमारे लिए आसान नहीं होगा ना सिर्फ पेपर बनाना आसान नहीं होगा बल्कि पेपर को चेक करना भी आसान नहीं है। लेकिन एनी हो, ये हमारी टास्क है और ये हमारा इम्तिहान है। जैसे आपके एग्जामिनेशन होते हैं, हमारा भी एग्जामिनेशन आपके साथ ही होता है। ठीक है, तो आप इसमें ऑप्टिमाइज ही रखेंगे। जी, कोई आप क्वेश्चन? फिर हम एंड कर रहे हैं इसको। नो सर, सही है, मेरा भी यही था सर क्वेश्चन। अब्दुल वहाब खान साहब को हम एक्नॉलेज करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका माइक नहीं चल रहा और उन्होंने कहा है कि डू वी हैव एनी असाइनमेंट? वी डू हैव सम असाइनमेंट्स बट presently we are primarily waiting for midterm and assignment will be in the form of a report and presentation. So वही आपकी assignment और वो जो है वो होगी, लेकिन उसका फॉर्मेट मैं आपको दूंगा बिकॉज आप मास्टर्स लेवल पे हैं एंड वी एक्सपेक्ट के जो प्रेजेंटेशन बनाना, प्रेजेंटेशन के लिए कंटेंट का सिलेक्शन करना और प्रेजेंट करना, ये अब हमने आपको सिखाना नहीं है। यू आर प्राइमरली कैपेबिलिटी है आपके अंदर, आप अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, कंटेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको डिलीवर कर सकते हैं एक एलोकेटेड टाइमिंग के अंदर और क्वेश्चन आंसर्स को फेस कर सकते हैं। चलें, इस दुआ के साथ कि अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और अपने भाइयों के लिए ख़ास तौर पे ज़रूर दुआ कीजिएगा क्योंकि वो ज़रूर कबूल होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम थैंक यू सलाम। सर। अल्लाह वालेकुम हाफिज़। सलाम।